सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसी एजुकेट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन का पूरा सार आसान शब्दों में बताने का हमने प्रयास किया है। तो फॉर्म फिल करते वक्त कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, टोटल आरआरबी वाइज वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना है। उसके बाद छोटी से छोटी चीज को बड़ा ही आसान करके हमने इस सेशन में आपको बताया है। तो इसलिए आज का सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आप अगर चंद्रपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और आप रेलवेज की तैयारी के लिए ऑफलाइन क्लासेस की सर्च में हैं, तो यहाँ पर आपका सर्च खत्म होता है। ये चंद्रपुर महाराष्ट्र की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है क्लासेस के लिए। जो भी ये चंद्रपुर महाराष्ट्र की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बैंकिंग, रेलवेज, इंश्योरेंस, सीईटी के लिए आपको तैयारी करके मिलेंगी। यहाँ पर रेलवेज के लिए ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बैच अभी स्टार्ट हो गए हैं। आप वहां पर आपका एनरोलमेंट कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस किया है नोटिफिकेशन का। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के साथ। तो शॉर्ट नोटिस आया था 28 दिसंबर 2024 को। उसके बाद ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 22 जनवरी 2025 को। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन से वो स्टार्ट हो जाएगा 23 स्टार्ट हो गया है 23 जनवरी 2025 से। और आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 22 फरवरी 2025। तो और क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट है 24 फरवरी 2025। तो आप 24 फरवरी 2025 तक आपका पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन ये 25 फरवरी से 6 मार्च तक है। 6 मार्च को रात के 11:59 तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस। तो ये जो पोस्ट है ये 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स की लेवल 1 की पोस्ट है जिसका इनिशियल पे मतलब बेसिक पे जो है वो 18,000 है। उसके बाद में एज दिया गया है, अगर आप 1 जनवरी 2025 तक 18 से 36 के एज ग्रुप में आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में और भी जानकारी हम देने वाले हैं। टोटल वैकेंसी से 32,438। जो टोटल रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी है वो हम आने वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 36 होनी चाहिए। और उसके बाद में जो एज रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन किस प्रकार है वो देख लेते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल का है। एससी एसटी के लिए 5 साल का है। जो भी एक्स सर्विसमैन है अगर वो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से आते हैं तो उनको 6 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे ही एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 8 ईयर का एज रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन को मिलेगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी यूआर और ईडब्ल्यूएस से है उनको 10 साल का रहेगा एज रिलैक्सेशन। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक नोट है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अपना आवेदन जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो अगर आप यूआर कैटेगरी से फिल करते हैं तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों इस पोस्ट के लिए 10th पास और आईटीआई और एनएसी ग्रांटेड, एनएसी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीबीटी।
तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में हैं या फिर आईटीआई में परस्यूइंग है या फिर एनएससी के लिए परस्यूइंग है और आपका फाइनल रिजल्ट 22 फरवरी तक डिक्लेयर नहीं होता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से, ऑल फीमेल कैंडिडेट से, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है और कैंडिडेट जो भी बिलोंग्स करते हैं एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से, तो उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी है वो 250 रुपीज है। और इन छोड़ के बाकी जो है, जैसे कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी मेंस के लिए 500 रुपीज की एग्जामिनेशन फीस है। तो इसमें से जैसा कि यहाँ पर दिया है, और इसमें से 500 में से 400 आपको रिफंड हो जाएंगे बैंक चार्जेस कट के, और जिनकी फी 250 है उनको 250 पूरे वापस आएंगे बैंक चार्जेस कट के। तो मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फी देख लेते हैं दोस्तों। तो मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फी है, ऑनलाइन फी पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड्स और यूपीआई। तो आपको जो पेमेंट करना है वो इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई से करना है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फी पे करना है, कोई भी आपको ऑफलाइन मोड यहाँ पर दिया गया नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी शैल नॉट बी कंसीडर। इसका मतलब ये है कि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं और आप अपनी एग्जामिनेशन फी पेड नहीं करते हैं, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। रिफंड ऑफ फी के बारे में जान लेते हैं। आपको कब रिफंड मिलेगा? अगर आप सीबीटी 1 अटेंड करते हैं तो ही आपको आपकी जो फीस है वो रिफंड मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर 400 रुपीज, इसमें से कुछ बैंक चार्जेस कटेगा, वो मिलेगा यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपीज जिसमें से बैंक चार्जेस कटेंगे और वो मिलेंगे बाकी कैटेगरी के लिए। और एक बात है, आपको फॉर्म फिल करते वक्त आपकी बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो करेक्ट फिल करनी है। अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल रॉन्ग फिल करते हैं तो आरआरबी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा आपकी, अगर फीस रिफंड नहीं होती है तो। और जो भी जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट होता है उनके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फी रिफंड नहीं होगी, ये भी बात आप ध्यान रखें। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जान लेते हैं, क्या है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। तो आपको सबसे पहले आरआर जो भी आपकी ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट है वहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन करते हैं तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप एक ही आरआरबी से फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेंगी पीईटी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा डीवी। और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सभी की इंफॉर्मेशन जैसे कि सीबीटी, पीईटी, डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन की जो भी एडिशनल एक्टिविटीज का जो भी नोटिफिकेशन है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, वो आपको आपके एसएमएस वो आपको एसएमएस ईमेल के द्वारा और आरआरबी की वेबसाइट पे आपको नोटिफाई किया जाएगा। रिक्वेस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेजेस और चेंज ऑफ वेन्यू डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब अगर आपका पेपर किसी तारीख को आता है और आप उस तारीख को अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी वेन्यू पे आता है और आप उस वेन्यू पर नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर डेट सॉरी शिफ्ट, इन सभी को किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो भी आपके कॉल लेटर पे या जो भी आपके कॉल लेटर पे डेट है, शिफ्ट है, सिटी है, वहां पर ही आपका एग्जाम होगा, वो चेंज नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? कैंडिडेट को सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके पास आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आगे कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जो भी आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है और जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है वही प्रोवाइड कीजिएगा फॉर्म फिलअप करते वक्त। आगे बढ़ते हैं।
अगर आपने 2024 में रेलवेज़ की किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन किया है, तो आपको उसी डिटेल्स के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको नए रजिस्ट्रेशन करने की या फिर क्रिएट फॉर अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज़ रिकॉर्डेड इन एसएससी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम, आपके फादर का नाम, जो भी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको सही से एंटर करना है। और जो कैंडिडेट आईटीआर और एनईसी क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, उनको उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से ही ये डिटेल्स फिल करना है। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे फॉर्म फिलिंग के लिए? आपको फॉर्म भरने से पहले कौन-कौन से डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी तैयार रखना है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका जेपीईजी में होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज होगी उसकी 50 से लेके 100 केबी तक। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा, उसमें आप डार्क सनग्लासेस या फिर कैप नहीं पहन सकते। उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका बैकग्राउंड एक तो व्हाइट कलर में रहना चाहिए या फिर लाइट कलर में रहना चाहिए। प्रिफरेबली आप आपका पासपोर्ट साइज फोटो व्हाइट बैकग्राउंड में ही लीजिएगा। उसके बाद आपको जो ड्रेस वियर करना है, आपका बैकग्राउंड व्हाइट है, इसलिए आप व्हाइट कलर की ड्रेस नहीं पहन सकते, आपको डार्क कलर की ड्रेस प्रेफर करना पड़ेगा। और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है, जो आपकी लास्ट सबमिशन डेट है, उसके 2 महीने तक का, 2 महीने पहले तक का आप पासपोर्ट साइज फोटो दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो साइज है वो 35 mm इंटू 45 mm है, पिक्सल में 320 इंटू 240 पिक्सल रहेगा। उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वो आपको प्रोफेशनल स्टूडियो से लेना है। आप अपने मोबाइल से सेल्फी खींच के या पोर्ट्रेट बना के उसको मत अपलोड कीजिएगा, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आपके पासपोर्ट साइज फोटो में जो 50% एरिया है, वो आपका फेस रहना चाहिए, मतलब आपका फेस 50% एरिया ऑक्युपाई करना चाहिए आपके फोटोग्राफ का। और एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, फ्यूचर पर्पस के लिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए, जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, उसकी 12 कॉपीज, मिनिमम 12 कॉपीज अपने पास संभाल के रखिएगा, जो कि आपके डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त काम में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है स्कैन सिग्नेचर। तो स्कैन सिग्नेचर जो है वो रनिंग हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, कैपिटल और ब्लैक ब्लॉक लेटर में नहीं होनी चाहिए, जिसकी साइज 30 से लेके 50 केबी तक होनी चाहिए। उसके बाद आपको साइन जो है वो व्हाइट पेपर पे ही करना है और ब्लैक इंक पेन से ही करना है। ये बात भी याद रखिए। उसके बाद आपकी साइन जो है, जैसे कि मैंने बताया है, कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एससी/एसटी सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट के लिए जो अवेल करना चाहते हैं फ्री पास, तो वो एससी/एसटी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जिसकी साइज 500 केबी तक रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो सूचना है वो ये है कि आप जो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वो जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वैसा ही अपलोड करना है। आपको आपकी जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे आपका फुल बॉडी फोटोग्राफ रहता है, वैसा फोटोग्राफ आपको अपलोड नहीं करना है। उसके बाद जो भी पीडब्ल्यूडी कै उसके बाद जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट स्क्राइब्स ले जा रहे हैं एग्जाम टाइम पे, तो स्क्राइब का एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और उसका भी स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जनरल गाइडलाइंस है फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट फॉर्म फिल करते वक्त आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही फिल कीजिए और आप सबमिशन से पहले उसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा। उसके बाद applicants will not be able to make any correction in the online application after submission of the online form। तो आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के बाद कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे हो बड़े ही ध्यान से और केयरफुली फिल कीजिएगा। हालांकि आपको एक मॉडिफिकेशन के लिए विंडो प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी डेट है 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक, लेकिन उसमें भी सब कुछ मॉडिफाई नहीं होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मॉडिफिकेशन की स्लाइड है। तो एक इम्पोर्टेंट बात है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका सीपीटी पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको मिलेगा। आपको कोई भी ऑप्शनल लैंग्वेज नहीं मिलेगी। इसलिए
मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करते वक्त ध्यान से कीजिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो लैंग्वेजेस अवेलेबल है वो इंग्लिश, हिंदी और 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस है, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू है। तो फॉर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करते वक्त आप जिस भी स्टेट से है और वहाँ के स्टेट की आप लोकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मैं मराठी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे मराठी के साथ इंग्लिश में भी पेपर देखने को मिलेगा। और अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं हिंदी चूज करता हूँ, मेरी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो हिंदी के साथ मुझे इंग्लिश में भी पेपर देखने को मिलेगा। After submission of online application, candidate will be directed to opt for the mode of payment. तो mode of payment क्या है वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनली एक्सेप्ट कब होगा, जब आपका ऑनलाइन पेमेंट पूरा हो जाएगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है ऐसा करके आपको एक एसएमएस और ईमेल द्वारा आपको नोटिफाई किया जाएगा। आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने के बाद आपको आपके आरआरबी की वेबसाइट पे एक आधार वेरिफिकेशन का टैब मिलेगा। वहां से आप अपना आधार वेरिफिकेशन करके रख दीजिएगा। आधार वेरिफिकेशन आप आपके मोबाइल बेस्ड ओटीपी से भी कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो क्या-क्या प्रोसीजर है मॉडिफिकेशन की, कब से शुरू होगा, क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं और कौन-सी बात को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये जान लेते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उसके साथ-साथ जो चूजन रेलवे आरआरबी है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिर चेंज क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई क्या कर सकते हैं? इन 3 चीज़ों को छोड़ के सभी बातें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको ईच टाइम ₹250 का पेमेंट करना पड़ेगा। और मॉडिफिकेशन जो है वो सभी के लिए एक ही फीस रहेंगी, जैसा कि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप पीडब्ल्यूडी हैं या फिर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी के हैं, तभी भी आप सभी को ₹250 पे करना पड़ेगा अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका फॉर्म भरते वक्त आपकी कैटेगरी रॉन्ग सिलेक्ट हो गई है और आपको पता ही नहीं चला और आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपको आपकी कैटेगरी मॉडिफाई करना, अगर आप यूआर और ओबीसी कैंडिडेट है और आपने गलती से आपकी कैटेगरी एससी और एसटी इंसर्ट कर दी थी एप्लीकेशन फिल करते वक्त, तो आपको वो कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। तो वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पर आपको मॉडिफिकेशन करते वक्त जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट है एग्जामिनेशन फीस का, वो अलग से पे करना पड़ेगा और फिर आपको मॉडिफिकेशन फी भी पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ और मैंने गलती से मेरा फॉर्म एससी और एससी कैटेगरी में भर दिया है, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। मॉडिफिकेशन के टाइम पे मुझे ₹250 जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, जैसे कि यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹500 है एग्जामिनेशन फी और एससी एसटी के लिए ₹250 है, तो मुझे एडिशनल ₹250 पे करना पड़ेगा और जो भी मॉडिफिकेशन का चार्जेस है ₹250 वो भी पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे टोटल ₹500 पे करना पड़ेगा। सिमिलरली एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी है। अगर आपका फॉर्म भरते वक्त आपने गलती से एक सर्विसमैन टिक कर दिया है या फिर आपने गलती से पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट कर दिया है और आपको वो नॉन एक्स सर्विसमैन और नॉन पीडब्ल्यूडी करना है, तभी भी आपको टोटल जो डिफरेंस भी है ₹250 और मॉडिफिकेशन फी जो है ₹250 वो पे करना पड़ेगा, मतलब टोटल ₹500 पे करना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन की जो विंडो है जैसे कि हमने डिस्कस किया है, वो जो 25 फरवरी से 6 मार्च तक एक्टिव रहेंगी और उसके बाद आरआरबी को किसी भी मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम पैटर्न? तो एग्जाम पैटर्न तो आपकी एग्जाम जो है वो टोटल 100 मार्क्स की रहेंगी, जो जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम पीरियड मिलेगा। वहाँ जहाँ पर आपको 4 सेशंस मिलेंगे। जनरल साइंस का जो सेशन है उसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स के सेशन में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क्स के लिए
और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 20 मार्क्स के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला के टोटल 55 क्वेश्चन बनते हैं। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक आंसर रॉन्ग होता है तो 1/3 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में मिनिमम परसेंटेज फॉर उसके बाद में मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्टलिस्टिंग वेरियस कम्युनिटी। तो यूआर कैटेगरी के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी नॉन फीमेल के लिए 30%, एससी एसटी के लिए 30%। याद रखिए दोस्तों, ये कोई कट ऑफ नहीं है, आपका कट ऑफ जो है पूरा का पूरा आपके मेरिट पे ऊपर डिपेंड करेगा, मेरिट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टाइप एंड सिलेबस। तो क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन टाइप है वो जान लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन टाइप हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, नंबर सिस्टम, BODMAS रूल्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics, square root, age calculation, calendar and clock, pipe and systems, etc. उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस रहेगा दोस्तों, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, relationships, silogs, parajumbling, Venn diagram, data interpretation and sufficiency, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classifications, डायरेक्शंस और स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन। तो ये रहेगा आपका रीजनिंग का सिलेबस। जनरल साइंस में जो है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है 10th स्टैंडर्ड लेवल का। और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स है, उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। इन पे आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहे। आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो दूसरा पड़ाव आता है, जो दूसरी स्टेज आती है, वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी। मतलब आपकी जितनी भी कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी है, उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और पीईटी में 2 ही इवेंट है। पहला इवेंट है, तो आइए जान लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। देयर शुड बी 35 kg ऑफ वेट। आपको 35 kg का वेट कैरी करना है और 100 मीटर 2 मिनट में पार करना है। ध्यान में ये रखना है कि वो वेट नीचे नहीं गिरना चाहिए, और आपको इस राउंड के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। आपका दूसरा इवेंट रहेगा 1000 मीटर। आपको 4 मिनट 15 सेकंड में रनिंग करना है। तो आपकी रनिंग रहेंगी, जो इसका टाइमिंग है 4 मिनट 15 सेकंड और डिस्टेंस क्रॉस करना है 1000 मीटर का। तो आइए जान लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। 20 किलो का वेट आपको 100 मीटर क्रॉस करना है 2 मिनट में। सेम आपको सिंगल चांस ही मिलेगा और आपको वो वेट गिराना नहीं है। उसके बाद आपकी रनिंग रहेगी 1000 मीटर की, जो कि आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। तो नोट ये दोस्तों, द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं रहेगी। उसके बाद द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप, जो भी कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप से अप्लाई कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्टेड रहेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से, उनकी भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगी। और एक सर्विसमैन भी एक्सेप्टेड रहेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से। उसके बाद है प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, तो उनकी पहले प्रेगनेंसी टेस्ट होगी। प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर वो प्रेग्नेंट फाउंड होते हैं, तो उनकी पीईटी 6 वीक बाद ले जाएंगे उनकी प्रेगनेंसी के, और उसके लिए उनको फिट सर्टिफिकेट उनके डॉक्टर द्वारा आवश्यक रहेगी। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट फॉल्स फाउंड होती है, तो आपको उसी टाइम पीटी के लिए अलाउड किया जाए। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए जो भी पीटी का क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा जो फीमेल के लिए है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एम्पेलिंग कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपके सीबीटी 1
तो आपके सीबीटी और पीईटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जिसमें कि रेशियो रहेगा 1:1, मतलब एक वैकेंसी के लिए एक ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। अभी वाइज वैकेंसी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मुंबई वेस्टर्न रेलवे, मुंबई मुंबई में दो आते हैं, एक वेस्टर्न रेलवे और एक सेंट्रल रेलवे। तो पहले वेस्टर्न रेलवे के बारे में देख लेते हैं। वेस्टर्न रेलवे में इस बार टोटल वैकेंसी आई है 4672, जिसमें यूआर कैटेगरी की टोटल वैकेंसी है 1892 यानी 1892, एससी कैटेगरी की 701, एसटी कैटेगरी की 351 है और ओबीसी कैटेगरी की 1261 मतलब 1261, ईडब्ल्यूएस की 467। ऐसे कुल मिला के 4672 वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे के लिए, जिसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी सभी कैटेगरीज की दी गई है। आपको जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना है, आप उस आरआरबी के वैकेंसी का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हमने इस वीडियो में पूरे आरआरबी की वैकेंसी टेबल प्रोवाइड की है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल रेलवे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुंबई में दो विभाग आते हैं, एक वेस्टर्न रेलवे का और एक सेंट्रल रेलवे का। तो सेंट्रल रेलवे का जान लेते हैं। सेंट्रल रेलवे में टोटल वैकेंसी है 3244, जिसमें से यूआर कैटेगरी की 1395 है, एससी कैटेगरी की 480 है, एसटी कैटेगरी की 257 है, ओबीसी कैटेगरी की 845 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 267 है और पोस्ट वाइज भी वैकेंसी मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। जयपुर में टोटल वैकेंसी 1433 है, जिसमें से यूआर की 797 है, एससी कैटेगरी की 191 है, एसटी कैटेगरी की 77 है, ओबीसी कैटेगरी की 217 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 151 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के लिए जान लेते हैं। तो हुबली के लिए टोटल वैकेंसी है 503 ओनली। उसमें यूआर कैटेगरी की 207, एससी कैटेगरी की 75, एसटी कैटेगरी की 37, ओबीसी कैटेगरी की 133 और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 वैकेंसीज अवेलेबल है हुबली आरआरबी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब जबलपुर के लिए जो वैकेंसी है, उसमें टोटल वैकेंसी है 1614। तो और उसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 769 है, एससी कैटेगरी के लिए 215 है, एसटी कैटेगरी के लिए 89 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 383 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 158 वैकेंसी है। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के लिए टोटल वैकेंसी 964 है, उसमें से 405 यूआर कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 139, एसटी कैटेगरी के लिए 257, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 96 वैकेंसी दी गई है। बिलासपुर के लिए सेम टोटल वैकेंसी रहेगी 1337, उसमें से यूआर की 578, एससी की 190, एसटी की 93, ओबीसी की 346 और ईडब्ल्यूएस की 130। न्यू दिल्ली के लिए टोटल वैकेंसी है 4785, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 2008 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 691, एसटी के लिए 346, ओबीसी के लिए 1275, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 465 वैकेंसी दी गई है। उसके बाद साउदर्न रेलवे चेन्नई के लिए टोटल वैकेंसी है 2694, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 1089, एससी के लिए 397, एसटी कैटेगरी के लिए 228 और ओबीसी के लिए 698, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 279। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए मतलब गोरखपुर के लिए वैकेंसी है टोटल
1370, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 598 है, एससी कैटेगरी के लिए 250 है, एसटी के लिए 134 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 285 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 122 है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के लिए दिया है। गुवाहाटी की टोटल वैकेंसी है 2048, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 828, एससी कैटेगरी के लिए 309, एसटी के लिए 153, ओबीसी के लिए 552, ईडब्ल्यूएस के लिए 206 है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता में भी 2 जोन आएंगे, एक ईस्टर्न रेलवे और इसके बाद एक आएगा, वो डिस्कस करेंगे बाद में। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में टोटल वैकेंसी 1817 है, जिसमें से 767 यूआर के लिए है, एससी के लिए 262, एसटी के लिए 144, ओबीसी के लिए 477 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 161 वैकेंसी है। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता के ही साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए टोटल वैकेंसी 1044 है, जिसमें से 408 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए, 184 एससी कैटेगरी के लिए, 72 एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 263, ईडब्ल्यूएस के लिए 102। हाजीपुर के लिए जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, उसके लिए टोटल वैकेंसी है 1251, यूआर कैटेगरी के लिए 518, एससी के लिए 186, एसटी के लिए 92, ओबीसी के लिए 333, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 वैकेंसी दी गई है। प्रयागराज के लिए जो वैकेंसी टोटल वो है 2020 दी गई है वैकेंसी, जिसमें से यूआर कैटेगरी की 988 है, एससी की 229 है, एसटी की 190 है, ओबीसी के लिए 413 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 189। सिकंदराबाद के लिए टोटल वैकेंसी 1642 है, जिसमें से यूआर के लिए 710, एससी के लिए 235, एसटी के लिए 144, ओबीसी के लिए 415, ईडब्ल्यूएस के लिए 136। तो ये था अपना पूरा आरआरबी ग्रुप डी का सार। तो आपको किस आरआरबी से अप्लाई करना है या फिर फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में कोई भी आपको अगर दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन के तौर पे मैं एक शॉर्ट वीडियो या फिर कमेंट के नीचे ही आपको रिप्लाई करके आपकी पूरी सहायता करूंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।